आज वेस्ट बैंक नाब्लस में फिर से आमने सामने की लड़ाई में इजरायली पीछे हटे, 3 इजरायली बुरी तरीके से घायल हैं। उसके साथ साथ जेरूसलम में, हिब्रोन में, जेरिको में, जेनिन में, तुलकरेम में, सब जगह मिला के कम से कम 38 घटनाएं हुई हैं रेजिस्टेंस की। उसके साथ साथ सबसे जो बड़ी बात है, वेस्ट बैंक में यथास्थिति बनी हुई है। उसके बाद देखिए सीरिया में बड़े स्तर पर नरसंहार हुआ है, ऐसी खबरें आ रही हैं। 1000 से ऊपर स्पेशली अलावाइट माइनॉरिटी के लोग, जो कि शियास का ही एक सेक्ट है, वो लोग मारे गए हैं। और उसके साथ 10,000 अलावाइट्स को सीरिया छोड़ के लेबनान में शरण लेनी पड़ रही है। ये एक बहुत बड़ी साजिश है, और जिसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि दरअसल इसके पॉलिटिकल डायमेंशंस क्या हैं, क्यों ये अभी हो रहा है। उसके बाद देखिए तीसरी बड़ी खबर, जो ट्रंप ने हमास के साथ हाथ मिला लिया, लिटरली हाथ मिला लिया। और जिस तरीके से आज घटनाक्रम हुआ, हालांकि उसमें आप बहुत टू एंड फ्रो देखेंगे कि ट्रंप के एनवॉय ने कुछ पहले कहा, फिर कुछ कहा। इनफैक्ट उन्होंने यह तक कह दिया कि हमास तो हमारी तरह हैं, दे आर नाइस गाइज, उनके सर में सींग नहीं लगे हैं। उसके बाद उन्होंने कुछ और कह दिया। लेकिन बात यह है कि पूरा मैसेज ये चला गया है कि ट्रंप सीधे हमास से डील करना चाहते हैं, नेतन्याहू को वो बीच में मझधार में छोड़ देंगे। ये पूरी स्थिति बन गई है, और उसको लेके तरह तरीके से अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो रहे हैं। और भी देखिए बहुत सारी खबरें विश्व की हैं, रशिया यूक्रेन वॉर की हैं। उसके साथ साथ जो ईरान, रशिया और चाइना तीनों ने मिलके जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस करनी शुरू कर दी। और ये मैंने आपको पहले बताया था। मैं हमेशा एम्फसाइज करता हूं कि ईरान, चाइना, रशिया, ये एक नया त्रिकोण बन रहा है। और जो एक तरफ शैतानी त्रिकोण है अमेरिका, इजराइल, यूरोप का, जिसमें अमेरिका अब डगमगा रहा है, वो साथ छोड़ना चाहता है। और दूसरी तरफ जो एक आप कह सकते हैं एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का एक्सटेंशन है, चाइना, ईरान और रशिया का त्रिकोण। तो ये देखिए पूरी स्थिति है। सबसे पहले हम गाजा की जो ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन है उस पर आते हैं। अभी देखिए इजराइल ने जो रास्ते बंद किए, एड बंद की, उसके करीब 10 दिन हो गए हैं। उसमें देखिए पानी जो है उस पर प्रभाव पड़ा है, अनफिट हो रहा है पानी, जैसे पहले समस्या आई थी। अब उसको लेके हमास नई प्लानिंग कर रहा है, वो भी आपको बताते हैं। कुछ जो इस तरह के मर्चेंट्स हैं, कुछ बदमाश लोग हैं जो प्राइसेस बढ़ा रहे हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन हुआ है। इजराइल ने अभी भी सीज फायर वायलेशन जबरदस्त तरीके से वो गाजा में कर रहा है, और आज भी कम से कम एक सिविलियन वहां पर मारे गए हैं। 119 लोग, बल्कि 120 हो गए, 120 लोग 19 जनवरी सीज फायर के बाद से गाजा में फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। और इसको लेके हमास ने बयान भी दिया है कि हम इस सब का हिसाब लेंगे, और लड़ाई शुरू होगी या नहीं शुरू होगी तब भी। ये दोनों बातें हमास ने कही। अब देखिए आप, फिर देखिए उसके बाद जो एक और इजरायली वायलेशन सामने आया है, रमजान का एक ये पवित्र महीना है। इसमें जो एल डैमोन जो प्रिजन है इजराइल में, जिसमें महिला प्रिजनर रहती हैं, उनके साथ खेल रहा है इजराइल। मतलब इस तरीके से कि जैसे उनका ब्रेकफास्ट का जो टाइम होता है, अब रमजान है ये, तो वो गलत टाइम उनको बता दिया जाता है कि इस टाइम देंगे, फिर उस टाइम नहीं देते, फिर बाद में देते हैं, उनको भूखा रखते हैं। उनका जो खाना है वो बहुत ही लो क्वालिटी का होता है, और स्पेशली इट इज टेकिंग इट्स टोल, मतलब उसका असर हो रहा है स्पेशली इस महीने में। उसके बाद देखिए जो इलेक्ट्रिसिटी, जो मैंने आपको बताया था पानी की समस्या, तो जो इलेक्ट्रिसिटी बंद की है, हालांकि हमास ने कई जगह जनरेटर्स इजिप्ट से मंगा के वहां पर फिर से, या कुछ हमास की टनल्स में जो फैसिलिटीज है वो लोग ऊपर लाए हैं, और वहां से उन्होंने शुरू किया। लेकिन फिर भी एक बड़े स्तर पे एक समस्या है, और इलेक्ट्रिसिटी से जो पानी है वो उसका जो डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से पानी भी दूषित हो रहा है। उसके बाद देखिए करीब 15,640 फिलिस्तीनी 7 अक्टूबर के बाद अरेस्ट हो चुके हैं। और अभी तो देखिए 2000 इस प्रिजनर एक्सचेंज में छूटे, उसके पहले 2000 छूटे थे। लेकिन ये उनमें से केवल नहीं है, वो तो पहले के भी जो बहुत सारे लोग गिरफ्तार थे वो छूटे थे। तो अभी इसमें 15,640 जो 7 अक्टूबर के बाद पकड़े गए, इसमें से मुश्किल से 400 से 500 जो प्रिजनर हैं वो छोड़े गए।
खासतौर पे औरतें और बच्चे। बाकी अभी भी जेल में हैं, उनके साथ जुल्म हो रहा है, हमेशा याद रखिएगा। हमास ने देखिए जो बड़ा काम किया कि 21 मर्चेंट्स को अरेस्ट किया जिन्होंने प्राइसेस बढ़ा रखी थी गाजा के अंदर, और खान यूनिस में 9, सेंट्रल गाजा में 6, एक नॉर्थ सेंट्रल गाजा में 3 और उसके बाद 3 नॉर्थ गाजा में। इस तरीके से 21 मर्चेंट्स को गिरफ्तार किया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन टीम्स हमास ने बनाई है जिन्होंने 117 इंस्पेक्शन टूर्स की, 14 रफा में, 20 खान यूनिस में, 32 मध्य गाजा में, 31 मध्य और नॉर्थ गाजा में और 20 केवल नॉर्थ गाजा में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन टीम्स ने इस तरीके से और भी अपना काम जारी रखा है और अपने दायरे को फैलाया। उसके बाद 85 जो सीजर रिपोर्ट्स, यानी जो माल बेचा जा रहा था बड़े दामों में, वो करीब 4,64,000 किलोग्राम गुड्स जो होर्ड किए गए थे, उसमें खाना पानी भी है, उसमें साबुन जैसी चीज़ें भी हैं, शैम्पू जैसी चीज़ें भी हैं, उसमें एक आम तौर पे जो आइटम्स होते हैं वो भी हैं। तो इस तरीके से देखिए 4 लाख गुड्स अभी तक सीज हो चुके हैं जब से जो हमास की इंटरनल पुलिस एक्टिव हुई है और उसने और जब से इजराइल ने ह्यूमैनिटेरियन ब्लॉकेड किया, यानी करीब 10 दिन से। आज देखिए अभी रमज़ान के समय हज करना एक बहुत पवित्र चीज़ मानी जाती है, और आज एक वीडियो आया जिस वीडियो में ये हमने देखा कि जो पिलग्रिम्स हैं जो परिक्रमा कर रहे हैं वहाँ पर काबा की, वो फिलिस्तीन का नाम ले रहे हैं और फिलिस्तीन के लिए दुआ कर रहे हैं कि फिलिस्तीन जो है वो जीते भी, और रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। केवल ये नहीं कि फिलिस्तीन की दुआ कर रहे हैं, और रेजिस्टेंस से जुड़ा एक और बहुत बड़ा खुलासा आज सामने आया है कि अरब देश कैसे इस आइडिया की तरफ बढ़ रहे हैं, वो भी आपको बताएंगे। वो बहुत ही बारीक और महीन चीज़ है जो आपको हम एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद देखिए मारिव न्यूज़पेपर इजराइल का, उसमें एक स्टोरी आई कि जो 7 अक्टूबर का जो अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन है वो एक एक करके अलग अलग सेटलमेंट्स का आ रहा है। कफ्र अज़ा का आया, नहाल ओस का आया, वो एक जो नेतरेव हसेरा जिसमें 2 हमास के फाइटर्स ने रोक के रखा, मतलब 17 इजरायलियों को मार दिया, 37 इजरायलियों को रोक के रखा, वो। अब देखिए किबिट्स नीर ओज, तो जो कफ्र अज़ा, नहाल ओज के बाद और हसेरा के बाद अब किबिट्स नीर ओज, क्योंकि 21 इंस्टॉलेशन में हमास ने हमला किया था, तो ये देखिए मतलब चौथा ही है। तो किबिट्स नीर ओज का जो पूरी रिपोर्ट है वो अभी सामने आने वाली है, वो आएगी मोस्ट प्रॉब्ली कल आएगी, तो कल रात के प्रसारण में उसको हम कवर करेंगे। उसके बाद देखिए जो एक महिला है इजरायली, डेनेला विस। अब डेनेला विस जो है ये एक ज़ायनिस्ट सेटलमेंट मूवमेंट है। नहाला एक ज़ायनिस्ट सेटलमेंट मूवमेंट है जो ये कहता है गाजा में सेटलमेंट होनी चाहिए, क्योंकि गाजा में सेटलमेंट 2005 में इजराइल ने रोक दिए। इस महिला को, और जो अभी जो नॉर्थ गाजा में जो एक जनरल प्लान बना था और ये था कि इसको मॉडल बनाया जाएगा पैलेस्टाइन, ये पैलेस्टीनियन फ्री जोन और रेजिस्टेंस फ्री जोन, तो उसमें ये भी गई थी देखने की कहाँ सेटलमेंट बनेंगे। वो अलग बात है कि वहां से बुरी तरीके से हार के इजराइल भागा। इसको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया, पता नहीं क्या, मतलब ये बिल्कुल ही पलट रही हैं चीजें। उसके बाद देखिए फिर से आज वही बात आई जो मैंने कही थी। येडोथ एहरोनोथ जो हिब्रू बड़ा सबसे एस्टैब्लिश अखबार है और मतलब वेबसाइट है अब, तो उसमें फिर से बात कही है कि 12,000 ऑफिसर्स और सोल्जर्स वापस ड्यूटी पे नहीं आएंगे। अब आप देखिए, अब लगातार ये संख्या 10 के, कभी 10 होती है, कभी 12 होती है, कभी ये होता है अब ये ड्यूटी पे नहीं आएंगे मतलब घायल हैं, तो घायल तो ड्यूटी पे आ सकता है वापस इलाज के बाद। तो विकलांग हो गए हैं, तो मारे गए हैं, मतलब ये जो देखिए सारी चीजें वही जा रही हैं जो हम लोग का ओरिजिनल एस्टिमेट था कि 5 से 10,000 के बीच में कम से कम इजरायली मारे गए, 7 से 8,000 की संख्या हो सकती है, और उतने ही लगभग घायल हैं, यानी असली संख्या 15 से 20,000 है। आगे भी हो सकती है, क्योंकि विकलांगों का एक अलग से ये लोग बनाते हैं और उनके वो जो डैमेजेस वो सीख करते हैं उसके हिसाब से उनका असेसमेंट होता है, इसलिए अभी कुछ कहना इस बारे में। लेकिन लगातार देखिए हम कोशिश कर रहे हैं, शुरू से जब से युद्ध शुरू हुआ हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इस पे एक बात हो और इजरायली कितने मारे गए हैं इसके बारे में चर्चा होती है। उसके बाद जो नए आर्मी चीफ हैं इयाल ज़मीर, वो आज सीरिया गए और वहां पर जो 77 बटालियन है उसके पास गए और वहां पर देखिए
सीरिया में जो कत्लेआम हो रहा है और जो HTS कत्लेआम कर रहा है, जुलानी जो कत्लेआम कर रहा है, आज उसको यमन ने डांट लगाई। और यमन ने ऐसी डांट लगाई, ये कहा कि तुम इजराइल का काम कर रहे हो, इजराइल का मतलब अब्देल अल मलिक हुती ने सीधे डांट लगाई, तुम इजराइल का काम कर रहे हो। और आप तो जानते हैं कि यमन ने इजराइल को 4 दिन का टाइम दिया था, 2 दिन पहले, 2 दिन अभी बाकी है। तो यमन इजराइल पे फिर से हमला करेगा, ऐसी स्थिति बन सकती है। तो वो हो सकता, क्या वो सीरिया पे भी हमला करेगा? क्योंकि देखिए आज जिस टोन में अब्दुल अल मलिक हुती ने बात की है जुलानी से, डांट के एकदम, और कहा है कि हम लोग इसको देखते नहीं रहेंगे, ये जो तुम मैसाकर्स कर रहे हो आम लोगों के, और इसमें सुन्नी भी हैं, शिया भी हैं और क्रिश्चियन भी। आज मैं आपको बताऊंगा, अभी एक बड़े सुन्नी शेख का कत्ल कर दिया। अब जो सुन्नी सीरिया के शियाज और अलवाइट्स को बचा रहे हैं, उनका HTS और जुलानी के गुंडे कत्ल कर रहे हैं। ये पूरा स्थापित हो गया है। अब आप देखिए, अब इजराइल ने हरेदिम जो सेक्ट है जो लड़ने से मना कर रहा है, उसमें फिर से 14,000 लोगों को रिक्रूट करने की बात कही है, क्योंकि फिर वही बात आती है 10 से 12,000 इजरायली सोल्जर्स मिसिंग है, वो वापस नहीं आएंगे लड़ने के लिए। तो इसलिए वो 14,000 इन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है कि चलो 2,000 ही आ जाएं, 2,500 ही आ जाएं। लेकिन उसमें से पिछली बार रिक्वेस्ट भेजी थी शायद 5-6 हज़ार की, उसमें से 200 आए थे। अभी देखिए इन्होंने ये भेजा है तो मैक्सिमम 300-400 आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो एक इजराइल के अंदर एक और बड़ी बात हो रही है कि वो एक ऐसे एयरक्राफ्ट की तलाश कर रहे हैं जो उन लोगों ने 7 अक्टूबर को हुआ कि इजरायली एयरक्राफ्ट ने अपने ही लोगों को मारा और उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए। और उस समय खैर पूरा एक पैनिक था, केओस था, और उसके बारे में पूरी दुनिया जान चुकी है कि इजराइल ने अपने लोगों को बड़े स्तर पर मारा। अब इजराइल एक ऐसा एयरक्राफ्ट ढूंढ रहा है जो डिस्टिंग्विश कर सके, लाइट एयरक्राफ्ट हो, अगर लगे भी अपने आदमी को तो कम लगे। और उसमें एयर ट्रैक्टर नाम से जो एक बेसिकली स्प्रे करने के लिए होता है कि फसलों पे पेस्टिसाइड वगैरह स्प्रे करने का एयरक्राफ्ट होता है, उसको फिट किया गया है। कुछ कंपनीज ने उसको एक फाइटर एयरक्राफ्ट बनाया कि वो बॉम्बिंग भी कर सकता है, कुछ मशीन गन वगैरह भी वहां से चलाई जा सकती है। अब ये जो पूरी बात है, ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर वो लाइट एयरक्राफ्ट है तो वो लाइट उसके लिए भी होगा ना। अगर तुम कह रहे हो कि दुश्मन और तुम्हारे इजरायली सिटीजन मिल गए हैं और उनको डिस्टिंग्विश करना है, ये एयरक्राफ्ट लाइट फायर करेगा, अगर तुम्हारे सिटीजन को भी लगा तो कम लगेगा, तो उसको भी तो कम लगेगा जो तुम्हारा दुश्मन है। अब आप देखिए ये विनाशकाल विपरीत बुद्धि वाली जो कथा है वो किस तरह से चरितार्थ हो रही है, और एक के बाद एक ऐसी गलतियां इजराइल करता जा रहा है। उसके बाद देखिए, अब हम उस पॉइंट पे आते हैं जो बड़ा ही जबरदस्त और खतरनाक पॉइंट है। एक देखिए, इजराइल के एक्सपर्ट कोबी माइकल हैं और योल गुजिंस्की, ये दो हैं, कोबी माइकल और योल गुजिंस्की। उन्होंने जो अभी अरब समिट हुआ जिसमें इजिप्ट ने गाजा की रिकंस्ट्रक्शन का प्लान रखा, उसकी एनालिसिस की, जो बयान आया उसमें सारे अरब देशों की तरफ से बयान आया था। आपको याद होगा इजिप्ट ने $59 बिलियन का रिकंस्ट्रक्शन का प्लान रखा था और उसमें बहुत सारी और बातें कही थी। रेजिस्टेंस के ऊपर हमला नहीं किया था क्योंकि आमतौर पे ये उम्मीद की जा रही थी और पहले होता रहा है कि भाई अरब मुल्क कम से कम हमास से अपने को अलग करते हैं, चाहे पैलेस्टीन अथॉरिटी से कभी कभी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस फोर्सेस के नाम पे हमास से अपने को अलग रखते हैं, ये उनका ट्रेडिशन रहा है। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार, और इस चीज को देखिए कोबी माइकल और योल गुजिंस्की ने पकड़ा अरबिक के जो, क्योंकि ट्रांसलेटेड टेक्स्ट आया वो, अब देखिए भाषा का खेल और लैंग्वेज एज अ वेपन ऑफ वॉर, कैसे लैंग्वेज का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब इन लोगों ने यह पकड़ा कि जो अरब इसका वर्जन है, उस अरब वर्जन में इजराइल को देश नहीं कहा गया है, एंटिटी कहा गया है। अब यहां बात फंसी। पहली बार ऐसा हुआ है कि अरब देशों ने इजराइल को देश नहीं एंटिटी कहा है। और एंटिटी कौन कहता है? एंटिटी रेजिस्टेंस कहता है कि है कुछ एंटिटी है, कुछ जैसे एलियन भी कोई हो सकता है, कोई एंटिटी हो सकती है। एलियंस पे फिल्म भी आई थी द एंटिटी करके, तो कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन देश नहीं कहा उसको। दूसरी बात, उन्होंने हमास को मेंशन नहीं किया, उनके वेपन्स को डिसमेंटल करना है वो मेंशन नहीं किया, पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज का सवाल उठाया, और UNRWA जिसको इजराइल और अमेरिका दोनों डिच कर चुके हैं और कहते हैं कि इसको खत्म हो जाना चाहिए, उसका नाम लिया। तो इनका यह मानना है कि अगर इस बार इजराइल युद्ध शुरू करता है
तो फिर उसको एक बड़ा अरब बैकलैश फेस करना पड़ सकता है। ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, और ये मेरे ख्याल से जैसे जैसे ये पूरी स्थिति बनेगा, और अभी हम अमेरिका की पूरी सिचुएशन पे आएंगे तो वो और क्लैरिटी उसमें होगी। उसके बाद देखिए, जो मैंने आपको कल बताया था कि ब्रिटेन में एक नवयुवक एक वो बिग बेन पे चढ़ गया और उसने फिलिस्तीन का झंडा लहराया, वहां करीब 17 घंटे वो रहा। उसका नाम डैनियल डे है, 29 वर्षीय है वो, और उसको आज ब्रिटिश पुलिस ने अदालत में पेश किया और उसके ऊपर चार्ज लगाया पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब करने का। उसके ऊपर देखिए सेडिशन का चार्ज। अब ये जो फिलिस्तीन के पक्ष में बोलता है इंग्लैंड में, क्योंकि इंग्लैंड में फ्री स्पीच है, डेमोक्रेसी भारत से कहीं ज्यादा है, लेकिन वहां पर पैलेस्टाइन के इशू पे काफी हद तक वो बहुत ही मतलब ऐसे ऐसे कानून लगा देते हैं, एंटी टेररिज्म वगैरह, लेकिन इसके ऊपर नहीं लगाया। ये भी आप देखिए, और ये मैं देख रहा था एक वीडियो कल ब्रिटिश पुलिस का, उसमें भी ये थोड़ा सा रुख बदला हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद आयरलैंड में सेंट्रल बैंक ऑफ आयरलैंड में, जबकि आयरलैंड का बताते हैं आपको कि ज्यादातर पॉलिटिशियन वहां पर एंटी इजरायली हैं, क्योंकि उन लोगों ने फ्रीडम स्ट्रगल अपना, जैसे हम लोगों ने लड़ा अंग्रेजों के खिलाफ, उन्होंने भी लड़ा। तो कुछ लेकिन जो सेंट्रल बैंक ऑफ आयरलैंड है उसके रिश्ते हैं वो भाई इजराइल के साथ है। तो वहां पर एक्टिविस्ट, आयरिश एक्टिविस्ट वहां पर गए और उन्होंने वहां पर धरना दिया, और उस पर पुलिस ने बिल्कुल इंटरवीन नहीं किया। उसके बाद देखिए आप जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो यूएस की है, उसके छात्रों ने ट्रंप के डायरेक्टिव को वायलेट मतलब डिफाई करते हुए उन्होंने वहां पर प्रदर्शन किया था कल। जो ट्रंप ने कहा था कि हम ऐसे लोगों को डिपोर्ट कर देंगे, ये कर देंगे, उन्होंने प्रदर्शन किया, कई लोग गिरफ्तार हुए। उसमें से एक चाइनीज स्टूडेंट, महिला स्टूडेंट, उसको डिपोर्ट करने की बात भी हो रही, लेकिन अभी तक कोई एक्शन ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि देखिए ट्रंप की पोजीशन लगातार बदल रही है। और अब हम उसी सवाल पे आ रहे हैं कि ट्रंप के जो, अब देखिए जो ट्रंप ने जो खासम खास अपने एनवॉय को, 2 एनवॉयज हैं मिडिल ईस्ट के एनवॉय ट्रंप के विटकॉफ हैं, जिन्होंने संधि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरे जो हैं एडम बोहलर, जो प्रिजनर्स के मामले के उनमें उसको डील करते हैं। एडम बोहलर ही थे जिन्होंने हमास से 4 राउंड की मीटिंग की, और ये गुप्त रखा गया था, बीच में लीक हो गया। उसके बाद इजराइल ने हाय तौबा मचाई कि हमारे पीठ के पीछे अमेरिका सीधे हमास से बात कर रहा है। अब यहां पर देखिए उन्होंने बयान दिया एडम बोहलर ने, और ये सुबह से एक के बाद एक बयान आ रहे हैं। एडम बोहलर ने बयान दिया कि हमने सीधी बातचीत की, हम स्वीकारते हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल का दखल जरूरी नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम अपने स्तर पे इजराइल के मामले में भी अमेरिका अपने इंटरेस्ट को प्राथमिकता देगा बजाय इजरायली इंटरेस्ट। अच्छा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि अमेरिका अपने इंटरेस्ट को, भाई ऑब्वियसली एक नेशन है वो, चाहे जितना ही दोस्ती हो, अगर ईरान, रशिया, चाइना दोस्त हैं, तो ऐसा तो नहीं कि वो रशिया अपने इंटरेस्ट के ऊपर ईरान के इंटरेस्ट को देखने लगे, है ना। ये मतलब कॉमन सेंस है। तो ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी? कहने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बाइडेन के समय ऐसी स्थिति बन गई थी कि इजराइल जैसे अमेरिका को रूल कर रहा है, और उसकी वजह थी ट्रांजिशन का पीरियड था, वो पॉलिटिकल ट्रांजिशन का पीरियड था, उसको फायदा नेतन्याहू ने उठाया। लेकिन अब जब एक स्टेबल प्रेसिडेंट आ गया है जो भारी बहुमत से जीता है, तो वो स्थिति बदल गई है। उसके बाद देखिए बोलर ने फिर कहा आगे, उन्होंने कहा हम इजराइल के एजेंट नहीं हैं और हम अपना निर्णय स्वयं करते हैं। हमारे विशिष्ट हित हैं और हमने इन हितों के लिए हमास के साथ संवाद किया है। ये देखिए, ये बिल्कुल सीधी बात। फिर आप देखिए, फिर विटकॉफ का भी बयान आया इसको समर्थन, मतलब इस पूरे जो मूव हुआ, जो बोलर ने जो बात की हमास से, उसका समर्थन करते हुए विटकॉफ का भी बयान आया, और उन्होंने भी कहा कि इजराइल को इसमें ज्यादा उतावला नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए इजरायली अधिकारियों का चैनल 13, जो इजराइल का हिब्रू चैनल है, उसको उन्होंने बयान दिया कि ट्रंप और हमास की जो सीधी वार्ता है उससे इजराइल क्यों नाराज है। उससे इजराइल इसलिए नाराज है, नेतन्याहू इसलिए नाराज है क्योंकि अगर कोई समझौता हो गया ट्रंप से, तो फिर वो इजराइल के ऊपर बाइंडिंग होगा। इजराइल उसको, अब बाइडेन नहीं है, वो अमेरिका में ट्रांजिशन नहीं हो रहा है, अमेरिका में एक स्टेबल, जैसे मैंने कहा, तो अब नेतन्याहू को वो बात माननी पड़ेगी। अच्छा, अब देखिए लोगों ने मुझसे पूछा कि ये क्या हो रहा है, पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। मैंने कहा बिल्कुल पैराडाइम शिफ्ट तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी देखिए, अब मतलब बल्कि पैराडाइम शिफ्ट क्यों है, इसलिए है क्योंकि देखिए
ट्रंप बाइडेन से अलग है। एक तो वो जीतने वाले का साथ देता है, हमास इसमें जीता हुआ है। दूसरी बात, एक जो अमेरिका एक मैसेज देना चाहता है, मतलब देना चाहता है कि वो इजराइल के साथ नहीं है, और वो अपने यहाँ के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को भी एक मैसेज देना चाहता है कि तुम्हारी, ठीक है तुम पैसा बनाओ, हथियार बेचो, लेकिन तुम इंटरनल पॉलिसीज भी तुम तय करोगे, ये नहीं होगा। और ट्रंप ने इस बात को बहुत ही साफ तौर पे उसने एक मैसेज दिया, और इसीलिए हमास से भी उसने बातचीत करके, और एक तो इस तरह के कारनामों से उसके दुश्मन भी जलते हैं। यानी जो डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन है, बैरक ओबामा, हिलरी क्लिंटन, बाइडेन वगैरह, जो लिबरल फैसिस्ट इंपीरियलिस्ट जिनको हम कहते हैं, ये लोग जो हैं, ये लोग भी उससे जलते हैं ये इस तरह की कार्रवाई से। और वो ऐसी चीजें हम ट्रंप को करने में, और ऐसे समझौते करने में ट्रंप को मजा भी आएगा, जिससे उनको दर्द पहुंचेगा। अब उसके बाद देखिए, यहां पर वो बात आती है बड़ी दुखदाई, जो बड़े सुन्नी शेख हैं उनको जो आज HTS वालों ने बड़ी बेरहमी से मारा। इनका नाम है शेख अब्दुल रहमान अली अल दुला। शेख अब्दुल रहमान अली अल दुला, ये इनका नाम है। ये दमस्कस के वो हैं, एक सुन्नी मतलब रिलीजियस लीडर है। इन्होंने एलवाइट्स के साथ जो नरसंहार हो रहा है उसका विरोध किया, और उसमें इनके घर पे धावा बोला गया, इनको अपमानित किया गया, इनको क्रूर यातनाएं दी गई, और बच्चों के सामने इनको मार दिया। दमस्कस कैपिटल है HTS का। यहां पर एक सुन्नी रिलीजियस लीडर को आपने दिन दहाड़े मारा है। ये सूट बूट का जो ये जिहादी है, 2 कौड़ी का जुलानी, इसके ऊपर सीधे तौर पे अब देखिएगा, इसका रिजल्ट देखिएगा। अभी जो एक बात आ रही है, जो मैं बाद में भी बताऊंगा आपको, कि कैसे इतना सब हो गया, 10,000 एलावाइट्स एक तरह से शरणार्थी हो गए, 1,000 के ऊपर मारे गए, 973 एक्चुअल फिगर आई है। ये सब, इन सब के बावजूद सीरियन रेजिस्टेंस कम नहीं हुआ है, उसी एरिया में, कोस्टल एरिया में वो कम नहीं हुआ है। और जो एक विकीलीक्स ने आज एक हिलरी क्लिंटन का पुराना ईमेल उन्होंने जारी किया, जिसमें उन्होंने असाद के गिरने के बाद 2012 में, असाद के गिरने के बाद शिया सुन्नी दंगों की बात की थी, और वही हुआ। देखिए 2012 में असाद नहीं गिरा, अभी 8 दिसंबर 2024 को गिरा, और असाद के गिरने के बाद ये पूरी स्थितियां होने वाली थी, और वो हुई। जस का तस जो अमेरिकन प्लान था 2012 में, अमेरिका और इजराइली, क्योंकि हिलरी क्लिंटन और ये जो पूरी लॉबी है, बैरक ओबामा, बाइडेन, ये सब नेतन्याहू के और इजरायली और जूश लॉबी के बिल्कुल, यहां तक कि जेफरी एप्स्टीन जैसे यौन शोषक के भी साथ के लोग हैं। ये लोग बिल्कुल हिलरी क्लिंटन है भाई, वो बच्चों के उसमें ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है। क्या मैं कहूं उसमें, मतलब इन लोगों को कभी हमने सपोर्ट किया था जब ये 2016 में ट्रंप के खिलाफ लड़ रही थी, हम लोग ने सपोर्ट किया था। और ये कितना, और अब देखिए सच्चाई पूरी सामने आ रही, कितने गफलत में दुनिया की पूरी लेफ्ट लिबरल लॉबी रहती है, ये इस चीज से साबित होता है। उसके बाद देखिए उसके बाद आज जो एक और वीडियो आया कि सीरिया के जो तटीय इलाके हैं जहां नरसंहार हो रहा है, वहां से लोग पहाड़ी इलाकों की तरफ जा रहे हैं, उसमें सुन्नी भी हैं, शिया भी हैं, और सब लोग वहां से पलायन कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ गोलियां भी चल रही हैं, रेजिस्टेंस भी सिविलियंस को प्रोटेक्ट कर रहा है। और मेरी खबर के मुताबिक करीब 2000 एलावाइट्स की जान वहां के सीरियन रेजिस्टेंस ने रोकी, उनको प्रोटेक्ट करके, गोली चला के, और उसमें कम से कम और 2000 एलावाइट्स और करीब 500 से 600 सुन्नी, उनकी भी जान उन्होंने बचाई। क्योंकि उस कोस्टल एरिया में कई जगह मिक्स्ड पॉपुलेशन है, वो एलावाइट डोमिनेटेड है जो तटीय क्षेत्र है सीरिया का, लेकिन उसमें मिक्स्ड पॉपुलेशन भी कई जगह है। उसके बाद देखिए अभी जो एक और जो बात आई कि जो लेटेस्ट डेवलपमेंट, यूएनओ एक अपनी टीम भेज रहा है सीरिया। अब यूएनओ अपनी टीम भेज रहा है, इसको लेके कहीं किसी को कोई वो नहीं होना चाहिए कि बहुत ज्यादा यूएनओ तो व्हाइट वॉश करेगा ना क्योंकि यूएनओ जो है वो तो 2011-2012 में वो से उसका इस्तेमाल अमेरिका इजराइल कर रहे थे इजराइल को गिराने में। अब वो तो क्या है कि गाजा के सवाल पे यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल अभी के उन्होंने स्टैंड ले लिया, तो उससे इजराइल नाराज हो गया, अमेरिका नाराज हो गया, और वो सब चल रहा है।
यूएन के खिलाफ कि हम यूएन छोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन दूसरी तरफ उसमें ये भी सच्चाई है कि यूएन जो है एक्चुअली अंदर से वो उसके अंदर बुरी तरीके से इजरायली जो जासूस हैं, जो इजरायली इन्फिल्ट्रेशन है वो बहुत डीप है और पैसे से खरीदा हुआ है। तो वो लोग जो अभी जो सीरिया में टीम जा रही है, ये अंदर की इंफॉर्मेशन है कि वो पूरी तरीके से ऐसी है जो एचटीएस को क्लीन चिट दे देगी। आप देखिएगा, कुछ कुछ थोड़ा बहुत बोलेगी, कुछ ये कहेगी, वो कहेगी, लेकिन जो ट्रेजेडी हुई है, अब बताइए 1000 के करीब औरतों बच्चों को मार दिया और उसमें कई औरतें, डॉक्टर्स, सारी, मतलब आप सोचिए। और सीरिया में जो एक सेकुलर कल्चर रहा है, वहाँ पर एक बड़ी, मतलब जैसे हम लोग यहाँ इंडिया में डॉक्टर्स हैं और बड़ा एक मतलब महिला डॉक्टर्स हैं और पूरे फ्रीडम के साथ रहती, उसी तरह का माहौल सीरिया में है, अभी भी है। वहां पर इस तरीके से आपने ढूंढ ढूंढ के महिलाओं को मारा है और किससे मरवाया, बिल्कुल जाहिल 2 कौड़ी के नाली के कीड़े हैं जो ताजिक, उज़्बेकी, गुंडे, मवाली, बदमाश, ये इन लोगों से आपने मराया। एक दिन इसका बदला, क्योंकि देखिए मेरा खून खौल उठता है, चाहे वो मेरे घर में अगर कोई अन्याय हुआ हो, चाहे वो सीरिया में हुआ हो, चाहे वो गाजा में हुआ हो। ये जो पूरी बात देखिए, ये जो है ये चीज जो है एक ना एक दिन इसका बदला लिया जाएगा। सीरियन रेजिस्टेंस लेगा, पर हम लोग अलग से लेंगे, एक अलग अंदाज होगा हमारे बदले का। उसके बाद देखिए जो लेबनान में हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम, उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा देखिए जो सीरिया में हो रहा है उसको हम देख रहे हैं, और सीरिया में जो सिचुएशन है, अभी लेबनान की सरकार को भी डिस्टेबलाइज किया जा रहा है, सीरिया को तो कर ही दिया है। ये भी एक बात उन्होंने और बड़ी इंपॉर्टेंट की, उन्होंने कहा जो अभी यूएनओ वगैरह की टीम जा रही है, वो ये भी हो सकता है कि वो जुलानी को क्लीन चिट दे। दूसरा ये भी हो सकता है कि वो कहे कि जुलानी ने ये किया, वो किया, और इस तरीके से बढ़ा चढ़ा के और भी बढ़ा चढ़ा के बोले। अब वो क्यों बोलेगी? वो इसलिए क्योंकि कोस्टल सीरिया पे नजर है वेस्ट की, यूरोप की, अमेरिका, मतलब जो ट्रंप के अंडर अमेरिका। देखिए इस चीज को फर्क करिए, और मैं कल बता दूं आपको, कल मैं कम से कम 3 वीडियो जारी करूंगा। 2 बजे एक आएगा जिसमें जो सीरिया के बारे में होगा, फिर एक करीब 6 बजे आएगा कि ट्रंप अमेरिका से, ये हमास से हाथ मिलाने का क्या मतलब है, उस पर स्पेशल वीडियो, छोटे छोटे वीडियोज रहेंगे 2 बजे, 6 बजे, और फिर जो रात में डेली राउंड अप आता है वो आएगा। ये देखिए जो पूरी बात है, नईम कासिम साहब ने यही बात कही। उन्होंने कहा कि यूरोप जो है, जो अमेरिका ने एक तरह से यूरोप को लात मारी है यूक्रेन के सवाल पे, और वो यूरोप जो है तटीय सीरिया को अपने इन्फ्लुएंस में लेना चाहता है, और इसलिए यूएन की टीम भी वहां जा रही है। और इजराइल इस समय यूरोप के ज्यादा करीब है बनिस्बत ट्रंप के। उसके बाद जो दूसरी बात है कि रशिया यूक्रेन वॉर में आज भी कर्क से यूक्रेन का भागना जारी रहा। बहुत ही बुरी तरीके से वहां पर यूक्रेनियन फोर्सेस मारी जा रही हैं। यूरोप अपनी सारी गीदड़ भपकी के बावजूद इस स्थिति में नहीं हो पा रहा है कि वो 10,000 क्या एक भी सैनिक यूक्रेन भेज सके। तो ये देखिए अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आज का प्रसारण। कल जैसे मैंने कहा मैं 3 वीडियो लेके आऊंगा। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं शुरू में कहना भूल गया था, और कमेंट जरूर करिएगा इस पे, वो भी मैं पहले कहना भूल गया था। धन्यवाद साथी, बहुत बहुत।